नमस्ते। आप सभी सीखने वालों और व्यावसायिक छात्रों का आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। मैं आज आपको मिट्टी और आकार की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सीधे हमारी मिट्टी की खुशबू और हमारी विरासत से जुड़ी है। ये कहानी है द पॉट मेकर की। सच कहूं तो ये सिर्फ बर्तन बनाने की कहानी नहीं है यार, ये एक कर्तव्य, एक अनोखी कश्मकश और पुरानी विरासत के नए दौर से टकराने की दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पारंपरिक शिल्प के इस खूबसूरत सफर को। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पारंपरिक शिल्प की असली अहमियत पर, फिर देखेंगे बुनाई और बर्तन बनाने की मेहनत के बीच का फर्क। उसके बाद एक ऐसे जुनून की कहानी जो दबाया नहीं जा सका, फिर ग्राम पंचायत का एक बड़ा फैसला। उसके बाद मैं आपको बर्तन बनाने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और अंत में बात करेंगे कुम्हार की अंतिम विरासत की। पहला हिस्सा, परंपरागत कलाओं का मूल्य। देखिए, आज की बदलती दुनिया में जहां सब कुछ बस बटन दबाते ही मिल जाता है ना, वहां हमारे ये परंपरागत व्यवसाय ही हैं जो हमारे समाज के सच्चे इतिहास को जिंदा रखे हुए हैं। अब हाथ से बनी चीज और मशीन से बनी चीज के बीच का फर्क तो आप जानते ही होंगे। हाथ के बने शिल्प जो होते हैं ना, वो कुशल कारीगरों की मेहनत होती है। ये अपने आप में असाधारण और अनोखे होते हैं। हाँ, इनमें लंबा समय लगता है, लेकिन बनाने वाले का एक अटूट भावनात्मक जुड़ाव होता है इसके साथ। और दूसरी तरफ मशीन से बने उत्पाद, एक जैसे, बड़ी मात्रा में और बिल्कुल तेजी से बनने वाले, लेकिन इनमें कोई जान या भावनात्मक लगाव नहीं होता। इन हाथ से बनी चीजों में सदियों की सांस बसी होती है और इसीलिए इन विरासतों को बचाना इतना जरूरी है। और बात सिर्फ कुम्हार के चाक की नहीं है। हमारी इस पारंपरिक कलाओं की दुनिया में और भी कई काम हैं, जैसे खेती करना, जहां किसान खेतों में पसीना बहाकर बीज बोता है। मेसनरी यानी राजगीर का काम, जो एक एक ईंट जोड़कर इमारत खड़ा करता है। बुनाई, जहां धागों से जादू बुना जाता है। फिर खाना बनाना और जूता बनाना, ये सभी वही काम हैं जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिखाए जा रहे हैं। दूसरा भाग, बुनाई बनाम बर्तन बनाने की मेहनत। यहां से हमारी कहानी की मुख्य पात्रा सेंटिला और उसकी मां अरिनला की बात शुरू होती है। एक ऐसी कश्मकश जहां पेट भरने के लिए पैसा कमाना और अपनी परंपरागत कला को बचाना, इन दोनों के बीच एक भारी जंग चल रही है। अब इस अंतर को ध्यान से समझिएगा। अनिला चाहती है कि उसकी बेटी बुनाई सीखे। क्यों? क्योंकि बुनाई आराम से घर के अंदर होती है, समय कम लगता है और कपड़े भी खराब नहीं होते। और सबसे खास बात, आमदनी काफी अच्छी हो जाती है। लेकिन बर्तन बनाना, बाप रे, बहुत मुश्किल काम है। नदी के किनारे तक 16 किलोमीटर पैदल जाना, वो भी सीधी ढलान पर। फिर पीठ पर भारी बोझ उठाकर वापस आना, मिट्टी को कूटने का लंबा और थका देने वाला काम, और इन सब के बाद इनाम में मिलता क्या है? बस कुछ चंद रुपए। अब आप ही बताइए, कोई माँ अपनी बच्ची के लिए ये कड़ी मेहनत क्यों चुनेगी? इस पूरी स्थिति को समझने के लिए आइए इन दो शब्दों पर थोड़ा गौर करते हैं। पहला शब्द है पिटेंस, जिसका मतलब है आमदनी के नाम पर मिलने वाली एक बहुत ही छोटी, मामूली सी रकम। और दूसरा शब्द है टीडियस, मतलब इतना उबाऊ और थका देने वाला काम जिसे करते करते इंसान टूट जाए। अरेनेला को अब इस पुरखों की कला में कोई आनंद नहीं आ रहा था। उसके लिए यह मेहनत सिर्फ एक टीडियस काम बन चुकी थी, जिसके बदले उसे सिर्फ एक पिटेंस यानी ना के बराबर आमदनी मिलती थी। जब एक कारीगर अपने ही बनाए बर्तनों से थक जाता है ना, तो उसकी पीड़ा कुछ इस तरह बाहर आती है। मुझे नदी के किनारे एक ऐसी सीधी ढलान पे उतरना पड़ता है और उस भारी बोझ को वापस गांव तक लाने में मेरी पीठ दर्द से टूटने लगती है। और इसका इनाम क्या है? कुछ चंद रुपए। ये दर्द उस भारी आंतरिक संघर्ष को दिखाता है जहां किसी को पेट पालने और सदियों पुरानी विरासत को जिंदा रखने के बीच चुनाव करना पड़ता है। तीसरा भाग, एक दबा हुआ जुनून। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे शिल्पकार के अंदर की आग को कोई दबा नहीं सकता। मां के सख्त इनकार के बावजूद सेंटिला के दिल में इस मिट्टी और कला का जुनून कैसे भड़क उठा, चलिए ये जानते हैं। एक तरफ उसकी मां की चेतावनी गूंज रही थी और दूसरी तरफ थी मिट्टी की वो लय, स्पैटुला की वो टैप टैप वाली धुन, जो सेंटिला के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह बजती थी। उसने देखा कि कैसे एक शेपलेस, आकारहीन मिट्टी देखते ही देखते एक खूबसूरत बर्तन का रूप ले लेती है। ये सेंसरी अनुभव, मिट्टी को महसूस करने का ये जादू इतना गहरा था कि उसने सोच लिया, चाहे जो हो जाए वो इस संगीत का हिस्सा जरूर बनेगी। मिट्टी को जादू की तरह आकार देने के इस अमल में हम दो और शब्द समझ लेते हैं जो आप छात्रों के काम आएंगे। एक है डेफ्टली, यानी बहुत ही कुशलता या तेजी से अपना हाथ चलाना, और दूसरा है मैलिएबल।
इसका मतलब है लचीला, ऐसी चीज जिसे आप बिना तोड़े किसी भी आकार में ढाल सकें। जरा कल्पना कीजिए कैसे एक कारीगर की तेजी से घूमती हुई उंगलियां एक सख्त जिद्दी मिट्टी को नरम मैलिएबल आटे में बदल देती हैं। ये किसी जादू से कम है क्या? चौथा भाग, ग्राम पंचायत का फैसला। अब देखिए, जब बात हमारी सदियों की परंपराओं को बचाने की आए तो समाज हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। गांव में जब ये अफवाह फैली कि अरेला अपनी ही बेटी को ये सिखाने से मना कर रही है, तो गांव के बुजुर्गों को बीच में आना ही पड़ा। पंचायत ने आखिरकार सेंटिला के पिता को बुलाया और उन्हें एक सच्चा नैतिक पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, बर्तन बनाने जैसी कलाएं हमारे लोगों की परंपरा और हमारे इतिहास का प्रतीक हैं। ये किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। ये सच में एक बेहद कड़ी बात थी। पूर्वजों का ज्ञान पूरे समाज का इतिहास होता है। किसी भी एक्सपर्ट या जानने वाले का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी विद्या आने वाली पीढ़ी को जरूर सौंपे। 5वां भाग, बर्तन बनाने की स्टेप बाय स्टेप गाइड। पंचायत के इस कड़े फैसले और ओनुला नाम की एक भली महिला के मार्गदर्शन के बाद आखिरकार सेंटिला की ट्रेनिंग शुरू हुई। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे तकनीकी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिर बर्तन बनाए कैसे जाते हैं? सबसे पहले बात औजारों की। एक शिल्पकार अपने औजारों से ही तो पहचाना जाता है ना। इसमें 2 सबसे अहम औजार होते हैं। पहला है डाव। ये एक हथियार जैसा औजार है जिससे कड़ी जमीन को खोदा जाता है ताकि मिट्टी निकल सके। और दूसरा है स्पैचुला। ये लकड़ी का बना एक औजार होता है जिससे कुम्हार बर्तन को बाहर से हल्के हल्के थोक कर आकार देता है। बस इन्हीं 2 औजारों के सही इस्तेमाल से एक बेजान मिट्टी में जान आ जाती है। आइए इस कठिन प्रक्रिया के चरण समझते हैं। पहला कदम, दांव की मदद से लाल और भूरी मिट्टी खोदकर निकालना। दूसरा, बांस यानी बैम्बू के सिलेंडर्स के अंदर उस मिट्टी को कूट कूट कर नरम और मुलायम करना। तीसरा, स्पैचुला की उस टप टप धुन के साथ उसे आकार देना। चौथा कदम, इसे कड़ी धूप में सुखाना ताकि इसका आकार पक्का हो सके। और 5वां आखिरी कदम, इसे किल्न यानी भट्टी में घास फूस के बिस्तर पर एक समान तापमान में पकाना। थोड़ी सी भी चूक हुई ना तो मिट्टी टूट जाएगी और सारी मेहनत बर्बाद। इसी थका देने वाली प्रक्रिया को सेंटिला ने बहुत लगन से सीखा। छठा और आखिरी भाग, कुम्हार की अंतिम विरासत। अब हम आते हैं इस कथा के अंत पर, जो कितना भावुक है ये आप खुद महसूस करेंगे। ये वो वक्त था जब काम के शेड में जीत और सबसे बड़ी ट्रेजेडी दोनों एक साथ आकर खड़े हो गए। शेड के अंदर का माहौल देखिए। एक तरफ सेंटिला आखिरकार अपने बाएं हाथ और स्पैचुला की धुन में एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन पा लेती है। उस दिन वो शेड में बर्तनों के कटार बनाती है जो बिल्कुल उसकी माँ के बनाए बर्तनों की कार्बन कॉपी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सालों की थकान से टूट चुकी उसकी माँ अरेंडला घर की दहलीज पर अचानक गिर पड़ती है और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती हैं। जब गांव वाले शेड में आए तो उन्हें 2 एक समान कतारें मिली। एक कतार माँ की आखिरी कोशिश की और दूसरी बेटी की शुरुआत की। दोनों में कोई फर्क ही नहीं था। विरासत का आदान प्रदान सफल तो हुआ, पर सोचकर देखिए इसकी आखिरी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ी। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जा रहा हूं। क्या सेंटिला अब मास्टर पॉटर बनने का अपना सपना पूरा कर पाएगी, जबकि अब उसके कंधों पर अपनी मां की इस आखिरी विरासत को अकेले आगे बढ़ाने का सबसे भारी बोझ आ गया है? ये कथा हमें याद दिलाती है कि अपने इतिहास और परंपराओं को बचाने के लिए कारीगरों को सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि भावनात्मक कीमत भी देनी पड़ती है। ये शिल्प सिर्फ हाथ की कारीगरी नहीं है यार, ये एक पूरी आत्मा का सफर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको हमारे इन पारंपरिक शिल्पों को देखने का एक नया और गहरा नजरिया जरूर दिया होगा। शुक्रिया और धन्यवाद।